अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। पीटीआई की आदत की जानिब से ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ईद के बाद सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी और ईद के बाद पाकिस्तान में हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर का इस हवाले से कहना है कि मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं हैं और अब हमारे एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई ईद के बाद अकेले एहतजाज करेगी, क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन की दीगर जमातें पीटीआई के साथ एक पेज पर नजर नहीं आ रही हैं। जेयूआईएफए ने ईद के बाद अभी इस बात का फैसला करना है कि बतौर जमात क्या उन्होंने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होना भी है या नहीं। इसी तरह ऑपोजिशन की जमात आम अवाम पार्टी पीटीआई के 1 पॉइंट एजेंडे पर तहफुजात का इजहार करते हुए ये मौक़िफ़ सामने रख रही है कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद यक नुकाती एजेंडे पर तश्कील नहीं दिया जा सकता, बल्कि इस इत्तेहाद को कौमी मसाइल का अहाता करना होगा। जबकि तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई का यक नुकाती एजेंडा है जिस पर इत्तेहाद तश्कील नहीं दिया जा सकता। दूसरी जानिब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लान अब तक सामने आया है उसके मुताबिक तो हुकूमत के खिलाफ सड़कें गर्म करने से पहले कई दरिया अबूर करना पड़ेंगे। अब ऐसे में क्या ईद के बाद पीटीआई एक बार फिर सोलो फ्लाइट लेने जा रही है या फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हुए ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तश्कील का इंतजार करेगी? ये कुछ सवालात हैं और साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो ऐसे होते हैं कि लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो लोग इस वक्त बाहर हैं उनके दरमियान। तो थोड़ा सा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। ईद के बाद ज़मीन गर्म करेंगे खान साहब ने कहा है और एहतजाज ही एहतजाज होगा, ये भी खान साहब ने कहा है। एक तो ये कि क्या आप लोगों ने इसके ऊपर कोई प्रॉपर प्लान बना लिया है, कोई डेट आप लोगों के माइंड में है? पहले तो मुझे ये बताएं, या ये अभी कोई नई इंस्ट्रक्शन है, अभी आप लोग इस पर काम करेंगे? नहीं, पहले तो ये स्टेटमेंट के बारे में मेरा ख्याल है कि कल रात को हमारे सेक्रेटरी जनरल एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ मौजूद था और खान साहब ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो उससे पहले तो मैं चाहूँगा कि फैक्ट्स जो है उनको स्टेट कर दूँ, चूँकि मैं नहीं था। I have to go by what the Secretary General says, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उस प्रोग्राम में कहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं। अच्छा चलिए, अगर ये नहीं कहा खान साहब ने कि हम एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी ये कह तो रही है ना कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे, तो क्या उसकी कोई खद्दोखाल आप लोगों ने तय कर ली? अभी नहीं, क्योंकि देखिए ये लार्जर प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च होनी है, ये पीसफुल मूवमेंट जो है लार्जर प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म जो है इस वक्त ज़ेर तश्कील है, वो बन रहा है। जब वो प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपने भी जिक्र किया अपने इब्तिदाई में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी फाइनलाइज हो जाएगी कोई चीज़ वन वे और दी अदर, तो उस पर प्लेटफॉर्म वही एम्पावर्ड होगी कि वो फैसले करेगी। तो तब खदोखाल तय किए जाएंगे इस मूवमेंट के, इस तहरीक के, और इसकी लीडरशिप किसके हाथ कौन करेगा, सारा कुछ ये तमाम मसाइल जो हैं, तमाम जो इश्यूज हैं उस वक्त हैंडल किए जाएंगे। मुझे सवाल मैंने इब्तिदाई में किया, यानी कि आप लोग सोलो फ्लाइट की तैयारी में नहीं है? हमारी इस वक्त बिल्कुल इरादा नहीं है सोलो फ्लाइट का। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये तमाम प्लेटफॉर्म जो लार्जर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का प्लेटफॉर्म है, इसको हम तरतीब दे रहे हैं और इसी बेसिस के ऊपर जो है वो एक नेशनल अवामी तहरीक जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। देखो ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने जो कल कहा उसकी बेसिस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने ये नहीं कहा। कोई एक कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इमरान खान साहब का वर्जन देगी तो कौन है जिसकी बात मुस्तनद होगी? एक तो ये सवाल, क्योंकि अगर वो ओहदेदार हैं राजा साहब, तो और भी बहुत से ओहदेदार हैं, मुलाकातें भी होती हैं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी अब लगता है कि सामने आने लगे। दूसरा ये कि जो उस दिन फैसला आया कोर्ट का कि मुलाकात किसकी होगी उसकी लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब जो है वो बताएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू नहीं होगी, हमने ये बात मान ली है। कुछ उसको लेकर तनकीद आई है पार्टी के अंदर से कि एक तो ये कि हम बहुत कुछ मान गए, दूसरा ये कि वो ऑल एम्पावर कर दिया एक ही शख्स को। देखिए इशू ये है कि ये सारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जो मीडिया के ऊपर भी आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह, बल्कि एक्सक्लूसिव वजह जो है इस वक्त वो एक ही है कि खान साहब के साथ हमारी मीटिंग जो है वो नहीं हो पाती। अभी इस वक्त 32 हफ्ते हो गए हैं मेरा ख्याल मुझे मिले हुए, और जो बाकी भी तमाम सियासी हमारी कायदीन है, लीडरशिप है, उनको मिले हुए तकरीबन को 24 हफ्ते हो गए। आज जबकि हम बात कर रहे हैं, आज मीटिंग एक थी इसी लार्जर बेंच कोर्ट जो है हाई कोर्ट का, उसके फैसले के मुताबिक आज लोगों की मीटिंग होनी थी। आज मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं, जब तक मैं आया हूँ उस वक्त तक मेरे पास कोई अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई इतला नहीं थी। अब देखते हैं, कल भी जो परसों भी जो हमारी मीटिंग होनी थी वकला की, उसमें भी 2 लोगों को नहीं मिलने दिया गया। हामिद खान साहब को नहीं मिलने दिया गया, हालांकि कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला है कि जो खान साहब अप्रूव करें उन्हीं के साथ आप मीटिंग करेंगे। उसमें हामिद खान साहब को नहीं मिलने दिया गया और भंडारी साहब थे उनको नहीं मिलने दिया गया। खान साहब का ये इख्तियार तो वैसे चला गया ना, एक ही इख्तियार था आजकल खान साहब के पास कि कौन मिलने आएगा वो भी ले लिया ना, वो भी सलमान अकरम राजा साहब को
नहीं सर, देखिए जो पहले लिस्टें बनती है ना, कौन कौन किसका कौन इंटरेस्टेड है, वो लिस्ट बन के खान साहब के पास जाती है, खान साहब उसमें से 6 बंदों को मार्क। ये जो अभी 2 दिन पहले से कंफ्यूजन हुई थी कि डॉक्टर बाबर अवान को नहीं राजा साहब ने मुलाकात करने दी और कहा कि जी इनका नाम मैंने नहीं दिया था लिस्ट। राजा बाबर अवान साहब का नाम उस लिस्ट में नहीं था, जैसा कि मैंने अर्ज किया, वहाँ हामिद खान थे और भंडारी साहब थे। हामिद खान को और भंडारी साहब को नहीं मिलने दिया गया, तो उनकी जगह The powers that be उन्होंने बाबर अवान साहब को दे दिया। वो पता नहीं किसकी अथॉरिटी से आए हैं, क्यों आए हैं, वो तो नहीं मिलनी चाहिए थी। बाबर अवान साहब तो बल्कि फैसल चौधरी थे, उसे मेरे शो पे उन्होंने कहा हम मुजम्मत करते हैं, वो सीनियर वकील है, सीनियर रहनुमा। पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना। अब आपने कोर्ट के साथ मिल के एक मैकेनिज्म तय कर लिया है, तो उसको फॉलो करें, हमें उसको तय करना पड़ेगा। हमें इंसिस्ट करना चाहिए था कि हामिद खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, भंडारी साहब की मुलाकात होनी चाहिए, समीर खोसा या कौन थे, समीर खोसा थे मेरा ख्याल, सॉरी, हामिद खान और समीर खोसा को नहीं मिलने दिया गया। तो उनकी मुलाकात के ऊपर इंसिस्ट करना चाहिए था पार्टी को, क्योंकि इससे ही डिसिप्लिन क्रिएट होगा ना। अब कोर्ट के साथ भी बल्कि कोर्ट के पास जाते वापस, जब आपके वहां जेल अथॉरिटीज ने 2 बंदों को इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस सिलसिले में तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की गई थी, उनके नाम अप्रूव हुए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया, तो वी शुड हैव गॉन टू द कोर्ट with that observation। लेकिन जिनका नाम लिस्ट में आया, आपने खुद कहा कि पावर्स दैट बी ने डाला होगा, तो फिर तो देखिए जो भी है, मुझे नहीं पता किसके, आपने कुछ शुकूक व शुबहात है, क्या मतलब है पार्टी के अंदर कुछ लोगों के, बिकॉज़ अगेन वो तो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा हूं। अब अगर वो पार्टी डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं कर रहे, आप लोगों को पता नहीं है उनका नाम किसी ने डाल दिया, तो किसने डाला, फिर कोई तशवीश तो होगी। आप देखिए जो ज्यादातर निगाहें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ जाती है, वहां से बहुत इंटरफेरेंस है। लेकिन और भी मेरे ख्याल है कि पार्टी के कुछ लोग उनकी गुड बुक्स में हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए नहीं है कि बाबर अवान साहब सीनियर वकील हैं, तो उनका नाम अगर नहीं था तो उनको नहीं जाना चाहिए था। वो पार्टी डिसिप्लिन अगर मैं नहीं करूंगा, तो फिर जो हमारे जो जूनियर हैं, हमारे पीछे हैं, वो कैसे पार्टी डिसिप्लिन उनका नाम पंजाब गवर्नमेंट ने डाला, आप कह रहे हो क्यों, मतलब चलिए कोई से XYZ किसी का भी नाम वो गवर्नमेंट क्यों डालेगी? इट्स आई डोंट नो, ये तो बाबर अवान साहब से सवाल होना चाहिए ना कि वो कैसे अंदर आ गए जबकि उनका नाम ही नहीं है। आप अंदर आ ही नहीं सकते, मैं जाऊं मुझे जाने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब भी वैसे मिलने से इनकार कर सकते थे। देखिए जब एक बंदा पहुंच गया अंदर और 2 बंदे जो ना, खान साहब ने, आप कह रहे हैं कि खान साहब नाम खुद देते हैं, तो और खान साहब ने बाय द वे हमारी इत्तला है कि उन्होंने रीइटरेट किया है कि जी ये डिसिप्लिन हम एस्टैब्लिश करने, हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया है और तमाम के ऊपर ये चीज आयद होती है कि वो ये मैकेनिज्म जो। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, इसकी एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन फिर मैं आखिर में कर लूं आपके साथ कि कौन मिलेगा इमरान खान साहब से, ये पावर सलमान अकरम राजा साहब के पास नहीं है। हमने मसलन मैंने अगर मैं मिलना चाहता हूँ अगली दफा, तो मैं अपना नाम जो है वो उनको भेजूंगा या गौर साहब को भेजूंगा या न्याजुल न्याजी साहब है उनको भेजूंगा, ठीक है। और वो जो नाम हैं फिर वो जाएंगे खान साहब के पास, खान साहब उनमें से जितने नंबर्स अलाउड हैं वो ओके करेंगे और वो जो है फाइनल लिस्ट जो है फिर कंसर्न्ड आदमी जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर कर देगा। ये फैसला हुआ है, ये फैसला हुआ। तो यार इसके सलमान अकरम राजा साहब जो सिर्फ एक मीडिएटर का ही रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपका नाम लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि ये तासुर आया कि शायद वो ऑल एम्पावर हो गए, पावरफुल हो गए और खान साहब के पास एक इख्तियार था। देखिए आप सब लोगों को समझना चाहिए ना, सारी बात है क्या पूरी, पहले उसको समझ तो अंडरस्टैंड तो करें, उसके बाद पार्टी में जनरली क्या चल रहा है। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि बाबर अवान साहब हैं फॉर एग्जांपल, उसी ने वकील उनको नहीं जाना चाहिए था, एक प्रोसेस है उसको बाईपास करके नहीं जाना चाहिए था। फैसल चौधरी साहब वो तो बड़ा खान साहब के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स टॉक शोज पे आके डिफेंड करते हैं। राजा साहब ने कहा कि इनको पॉलिटिकल कमेटी से हम निकालने लगे हैं। वो तो खान साहब ने फैसला किया, उनको निकाल दिया। मुलाकात हुई है दोबारा उसकी, चौधरी साहब तमाम मुकदमात ले लिए गए हैं और उनको पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल दिया, खान साहब। कोई और बंदा जो है उसके पास प्रेरोगेटिव ही नहीं है ये फैसले करने का कि कहाँ रखना है, कहाँ से निकालना है। हाँ, हमारी रिकमेंडेशन हो सकती है, पॉलिटिकल कमेटी की भी रिकमेंडेशन। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि फैसल चौधरी को निकालना जरूरी था, वो मनफी किरदार अदा कर रहे थे। क्या मनफी किरदार? आप लोगों के सारे टीवी के ऊपर बैठ के क्या कह रहे थे? पार्टी लीडरशिप को असॉल्ट कर रहे थे, तमाम लीडर्स को। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में वो आए तो मैंने तो उनसे कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो केस किया वो तो डिफेंड करके गए। उन्होंने कहा बड़े अच्छे वकील हैं, कोई मसलहतन कुछ करके आए होंगे, मैं भी जाके देखूंगा। एक की तारीफ करते हैं, 2 को गालियां देते हैं। हाँ, तो ये नहीं चलता था, ये नहीं चलता पार्टी। ये देखिए हमारे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपके साथ देखिए मैं बड़ी फ्रैंकली बात करता हूँ, पार्टी में मुख्तलिफ आरा होती है, लाजमी नहीं कि हर बंदा एक दूसरे के राय से एग्री करे, नहीं। मैं मसलन कई आरा ऐसी हैं जिनके साथ डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक जगह होती है, एक मकाम होता है। मैं पार्टी फोरम के ऊपर बैठ के अपनी राय का इजहार करता हूँ
और उसके बाद जब पार्टी फैसला करती है तो वो फिर मेरे ऊपर हावी हो जाता है फैसला। वहां मेरी पर्सनल राय जो है वो खत्म हो जाती है और वो पार्टी की राय जो है, जो फैसला है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं करता हूं। अगर उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी में कुछ फैसला होने के बाद भी अपनी पर्सनल राय जो है वो पब्लिक फोरम के ऊपर बैठ के करते हैं, तो वो ज्यादती करते हैं, वो गलत करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मरवत साहब ने भी उसका खुमियाजा भुगत लिया। तो ये भी सारे वही कर रहे हैं। पार्टी लीडरशिप को आप क्यों असॉल्ट कर रहे हैं? पार्टी लीडरशिप के साथ मसाइल हैं, ओके, आप बैठिए पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस कीजिए। अच्छा सर, अडयाला जेल के बाहर हम आके खान साहब से क्या बात हुई है उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्यों मानिए ये बात? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास ऑप्शन क्या था यास्मीन? कम से कम कोर्ट के अंदर तो फाइट आउट करते हैं ना। राजा साहब ने बाहर आके कहा जी कि उन्होंने कहा कि अमन अमान की सिचुएशन क्रिएट होती है, हमने उनसे इत्तेफाक कर लिया, हमने कहा ठीक है। कौन सी कोई एक मीडिया टॉक मुझे बता दें जो आप लोगों ने की अडयाला के बाद, उसके बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई? बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि खान साहब की आवाज बाहर ना पहुंचे, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि वो नाकाम रहेंगे। हमारे नजदीक जी उस वक्त इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? फार मोर इंपॉर्टेंट वॉज कि जी हमारी मीटिंग्स जो है खान साहब के साथ स्ट्रीमलाइन हुए, वो ऑब्जेक्टिव हमने हासिल कर लिया। अब इसके बाद हम वहां नहीं बात करेंगे, हम जाके केपी हाउस में बात कर लेंगे, हम शाम को आप लोगों के साथ बैठ के बात कर लेंगे, हम सोशल मीडिया पे बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सो वो ब्लॉक तो नहीं हुआ ना, लेकिन हमने अपने असल मकसद हासिल कर लिया। अब खान साहब के साथ हमारी रूटीन में मीटिंग होनी चाहिए। स्पेस दे रहे हैं ना, मेरा तो और कोई इस पे नुक्ता नहीं, मेरा नुक्ता सिर्फ ये कि आप लोग स्पेस दे रहे हैं, जो कि हासिल करने के लिए लगता है शायद के कमजोरी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है कि आप लोग जो है, जो बाहर लीडरशिप है वो शायद वीक हो गई है, वीक। देखिए ऑब्जेक्टिव, अपना जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आपको अगर कहीं छोटी मोटी स्पेस देनी पड़े तो मैं उसको गलती समझ। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था खान साहब के साथ मीटिंग्स हमारी स्ट्रीमलाइन हो। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मैं आपसे इस पे बात करूंगी कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है कि मीटिंग्स होती रहें, उससे आगे का नहीं देख रही है पीटीआई। वो एक ही वो नैरो वो है स्कोप है जिस पे आप लोग काम करें। मैं बात करती हूँ इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने सवाल छोड़ा था आपके लिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सर सवाल तो वैलिड नहीं है कि ऐसा लगता है सारी तगोदो, सारी स्ट्रगल आप लोगों की सिर्फ एक वन पॉइंट के ऊपर है कि जी मुलाकात हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, कितने लोगों की हो जाए। अब तो आपके नाक़दीन कहने लगे हैं कि आप लोगों का तो वन पॉइंट एजेंडा, उनकी रिहाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे आप लोग। नहीं, वो चले छोड़े, मुस्कुराहट को छोड़ देते हैं। नहीं आप सर आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने आपको ब्रेक में नहीं देखिए, इसी इशू ये है कि खान साहब की डायरेक्टिव्स के ऊपर काम होता है, पॉलिसीज बनती हैं, उनकी गाइडेंस में सारा कुछ होता है। पिछले मैंने जैसे कि किया तकरीबन 30 हफ्तों से उनके साथ राब्ता मुनक़ता था। सिर्फ जो लोग मिल रहे थे वो बहुत कम दफा मिले थे। उसके बाद उन्होंने जो आप खान साहब के मुकदमात हैं उसमें हेयरिंग्स भी अटेंड करती थी आफ्टर आफ्टर ईद, तकरीबन कुछ 4 हफ्ते आगे आती थी, वहाँ भी मुलाकात हो जाती थी, वहाँ बातचीत हो जाती थी, वो भी नहीं हुई। तो कंप्लीट एक था नो कांटेक्ट। तो उसकी वजह से जो फैसले हमने किए हुए हैं पार्टी लेवल के ऊपर, उनकी अप्रूवल अभी खान साहब के पास है और खान साहब उनकी अप्रूवल हमें देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आज मीटिंग हो गई तो आज दे देंगे, तो उसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि खान साहब को हमने रिहा कराना है। और ये जो तहरीक जिसकी बात हम कर रहे हैं, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तहरीक जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो देखिए जो 2 साल में जो फस्तायत आई है आपके सामने है, आपने देखा है, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है। वो फिर बेटरनेस क्रिएट होती है। जो पीटीआई का हाल हुआ है, जो हमारी लीडरशिप का हाल हुआ है, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे बहुत सा वक्त जेल में गुजारना पड़ा, और क्या क्या मुकदमात हैं, बेल्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स के साथ क्या किया गया। आज भी कितने लोग हमारे जेलों में बैठे हुए हैं जिनकी नई बेल्स हो रही, तो ये छोड़िए नहीं, उसके बावजूद पार्टी इंटैक्ट है। इसी हर वक्त का एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, जो ऑल थ्रू दीज 3 years बेसिकली, जब से हमारी गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया गया, हमने पार्टी को महफूज करना था, पार्टी को मेंटेन रखना था, उसमें हम कामयाब हुए हैं। खान साहब की रिहाई जो है वो हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, हमेशा से रहा है। और अब उस सिलसिले में हम, मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि जो इक़दाम लिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ ही होंगे। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी अब राय है सर कि शायद पार्टी भी अब उस तरह से इंटैक्ट नहीं है, अब स्लिप हो रही है और मकबूलियत भी स्लिप हो रही है। खैर गवर्नमेंट वाले तो बहुत एक्सट्रीम इसके ऊपर वर्जन लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इनको कोई जोम है, 0 हो गई है इनकी मकबूलियत अवाम के अंदर। कोई एक उनको कहें जी कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी ले लें, कोई एक राना सनाउल्लाह साहब कर ले, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ले चले, अगर वो आ जाए उनके खिलाफ मैं लड़ता हूँ इलेक्शन, आइए देख लेते हैं, फिर देख लेंगे उनकी पसंद की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको पता चल जाएगा कि कौन है। अच्छा, पता चलने की भी तो वही है ना, वो है डिफरेंट, वो है कि सपोर्ट हासिल थी, हिमायत हासिल थी कि नहीं थी, यू नो, सो एंड सो फोर्थ। हमारी यहाँ तो बड़ी डायनामिक्स है ना पॉलिटिक्स की। मौलाना फजलुर रहमान, आप लोग अलायंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि केपीके की गवर्नमेंट भी जाली है, हमारा मैंडेट था चोरी हो गया।
अभी का ये रिसेंट स्टेटमेंट पुरानी नहीं है ज्यादा, उनके साथ हमारी बातचीत, वो कहते हैं मैनेज करके दी गई है। समथिंग कॉल्ड पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए बड़ी एक स्पेशल फीचर है। ये वो अपने वोटर्स के कंजम्पशन के लिए कहते हैं, बहुत कुछ होता है। सो एक ही शख्स एक वक्त में 5-6 डिफरेंट बातें भी करता है, लेकिन हमारे साथ उनकी बातचीत बड़े सेटिस्फैक्टरी अंदाज में पहुंच जाएगी कहीं। उम्मीद करते, मैं होपफुल हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो जाएगी। उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वो खान साहब के पास जानी थी, खान साहब के फैसले आने थे, वो आ जाते हैं तो बात आगे बढ़े। अच्छा, वो बात अभी भी वहीं स्टक है कि खान साहब से आप लोग उससे नहीं है? बातचीत हमारी होती रहती है, उनके साथ मुलाकातें जारी हैं, सारा कुछ होता रहता है, बात आगे। ये जो एक रिजर्वेशन आ रही है, मैंने इब्तिदाई में भी जो बात रखी थी कि पीटीआई का एक 1 पॉइंट एजेंडा है जो कि आपका वोटर कहता है होना चाहिए, आप लोगों का एक ही एजेंडा होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन जमातें ये कहती है कि नहीं, हम इसके ऊपर तो नहीं इकट्ठे हो सकते ना इनके साथ, इट हैज टू बी अ ब्रॉडर एजेंडा, वरना ये नहीं। खान साहब का जो रिहाई है वो एजेंडा से निकल नहीं सकती है, ठीक है। उसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, देखिए ये तहरीक क्या है, ये तहरीक है आईने तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान, ठीक है, उसकी रिवाइवल है। जब आइन रिवाइव होगा तो आपके पास यहाँ आइन रूल ऑफ लॉ आएगा, आपके पास जमहूरियत आएगी, आपके पास जस्टिस आएगा। ये तमाम चीज़ें आइन की रिवाइवल के साथ जुड़ी हुई हैं। सो बेसिक तहरीक इसकी है। और जब लेकिन ये इंप्रेशन कहीं जा रहा होगा ना सर कि आप लोग ब्रॉडर एजेंडा में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ब्रॉडर एजेंडा नहीं शामिल हैं। देखिए, जब जस्टिस आएगा, रूल ऑफ लॉ आएगा, तो फिर वो जो खान साहब वाला मामला है वो आप कहते हैं खुद रिजॉल्व हो जाएगा। लाइक आई एम सेइंग कि कहीं कोई इंप्रेशन तो दिया है ना आप लोगों ने। अब्बासी साहब, शायद खान साहब मेरे शो पे आए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये सारा मामला थोड़ा सा वक्त ले रहा है क्योंकि आप लोगों का जो रवैया उससे यही इंप्रेशन जाता है कि आप लोग बस एक ही काम पे, आप चाहते हैं सड़कों पर भी निकले तो इमरान खान की रिहाई के लिए, बात भी हो तो खाली उस रिहाई के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, खान साहब की रिहाई हमारे लिए मुकद्दम है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली ये दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉम्पैक्ट। लार्जर कॉम्पैक्ट क्या है कि हमने पाकिस्तान में आईनी हुकूमत चाहिए। जब आईनी हुकूमत के साथ बहुत कुछ और आ जाएगा, जब जस्टिस आएगा, जब अदालतें फंक्शनल हो जाएंगी, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसी चीज नहीं रहेगी, तो खान साहब कल एक दिन भी नहीं जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब तो जबरदस्ती उनको रखा गया हुआ है ना। सो ऑब्वियसली द लार्जर कॉम्पैक्ट है, ये सिर्फ एक बात नहीं है। अच्छा सर, एक तो ये चैनल है ना, ये ट्रैक है जो आपने बताया कि ये सारा कुछ होगा और खान साहब की रिहाई विल फॉल, मतलब इन प्लेस के, वो है नेचुरल सीक्वेंस ऑफ थिंग्स है। दूसरा सर वो भी है कि आप मुलाकातें कहीं कर लें, बैक ट्रैक कोई किसी किस्म की वो कर लें, वो भी खबरें बार बार आती है, वो कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें हो रही हैं, होने दें। हम राब्ते रखने में यकीन रखते हैं, हम राब्ते तोड़ने में यकीन नहीं रखते। मैं हमेशा से कहा है डायलॉग में यकीन रखता हूँ, डायलॉग ख़त्म करने में यकीन मैं नहीं रखता। मैं बारहा इवन इन द मोस्ट हीटेड ऑफ टाइम्स मैंने ये बात की है और बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे उसके ऊपर, मैंने उसके ऊपर कायम हूँ अभी तक। सबसे बात यह है जी। उसके बाद नंबर 2 बात यह है कि खान साहब, ये उनकी जो इस सिलसिले में जो स्टेटमेंट है वो ये है जी कि मैंने किसी डील के तहत बाहर नहीं आना, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बाहर आना है जबकि मुझे पाकिस्तान की अदालतें एक्सोनरेट करेंगी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई लॉ नहीं फायदा जो भी हो रही है आप कह रहे हैं ना, किसी और एजेंडा के लिए हो रही है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर बोथ वेज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उनको रिमूव करना चाहिए, उनको बिल्कुल रिमूव करना चाहिए। अल्टीमेटली तो देखिए क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है वैसे आपके मन में, इदारे को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? अल्टीमेटली तो आपने टेबल पे बैठ के ही मसले हल करने हैं ना। हमने कोई मैदान जंग में राइफलें तो नहीं चलानी, बंदूकें तो नहीं चलानी। तो सर बैठ जाए ना, गवर्नमेंट के साथ भी बैठ जाए, तो नहीं करनी, नहीं गवर्नमेंट के साथ भी बैठ जाए ना सर। देखिए ना, इतना बड़ा इशू जाफर एक्सप्रेस, नहीं देखिए जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद ये टेररिज्म की सिचुएशन पे सिक्योरिटी कमेटी नेशनल असेंबली की मुलाकात होती है, आप लोग क्यों नहीं गए? हमने इनकार नहीं किया था, आप लोगों ने कहा मुलाकात करा दें। तो क्या हो जाता अगर मुलाकात करा देते? अगर मुलाकात होती तो आप लोग क्या पूछते खान साहब से कि हम दहशतगर्दों की हिमायत करेंगे रियासत की? हमने उनसे गाइडलाइंस लेनी होती है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, खान साहब का प्रेरोगेटिव है ये, खान साहब गाइड करते हैं। मुझे ये बताइए, आप ये सवाल उनसे पूछें कि उनका क्या जाता अगर वो जेन्युइनली चाहते कि हमें वो बुलाना चाहते थे और उसके बाद हमारी गैर मौजूदगी में देखा कि वो फुस हो गई, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर हमारी मौजूदगी, हम ना सिर्फ के पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, वी आर द ओनली क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद पहले जब इनके साथ मुलाकात हुई, देखिए उसको भी क्लियर कर लें, जब इनके साथ बातचीत हो रही थी 7 दिन इन्होंने हमें लटकाया जी कि हम मुलाकात करा रहे हैं। आखिर में इन्होंने माफी मांगी हमसे कि जी हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं। हाँ, अगर इनके बस में नहीं है तो ये बैठे क्या हुए वहां? मैं कुछ और कहने लगा था। I'll restrain myself. चले, I think मैं भी इसको छोड़ दूंगी यहीं पे। लेकिन बिलावल साहब जो है उसको इस एफर्ट को रिवाइव करने की कोई कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं मीडिएट करता हूँ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, और राना साहब ने कहा कि जी हम दोबारा बुला सकते हैं कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग अगर आप लोग मान जाते हैं। मीडिएशन को वेलकम करेंगे, बात करेंगे। नंबर एक बात, वो उनकी स्टेटमेंट 4-5 दिन पहले किया जी कि हम ना हुकूमत में हैं ना हम हुकूमत से बाहर हैं, ठीक है। पहले तो वो ये फैसला करें ना कि वो हुकूमत में हैं
जो ये मीडिएशन की बात करें हुकूमत से बाहर। मेरी ना मैथ बड़ी कमजोर है, मुझे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रा का सवाल लगा कि हम हुकूमत में हैं लेकिन हम हुकूमत में नहीं हैं। दिस इज द मोस्ट हिपोक्रिटिकल पोजीशन दैट पॉलिटिकल पार्टी कुड टेक कि जी हम हुकूमत में हैं और हुकूमत में नहीं है। भाई पहले फैसला करो, तुम हुकूमत में हो तो चलो फिर इजाजत लो, हम बात कर लेंगे। चले सर, राणा साहब ने वैसे कहा कि बिलावल भुट्टो खुद हुकूमत है, हम आई टेक राणा साहब वर्ड फॉर ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन। चले बोला देखिए राणा साहब की और भी एक बड़ी बहुत कुछ आपको फिर समझना पड़ेगा। मसलन वो कहते थे कि जी मेरे कातिल अभी तक इसलिए नहीं, इंटेंडेड कातिल जो थे वो इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि उन्होंने मेकअप बड़ा किया था। हालांकि राणा साहब की नजर बड़ी तेज है, वो सबसे ज्यादा उनको नजर आता है चीजें जो मुझे भी नहीं आती उनको भी नहीं, तो पता नहीं उनको क्यों नहीं। सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, कैमरों के ऊपर हर किस्म का एविडेंस मौजूद है, लेकिन वो मेकअप जो था उसकी वजह से राणा साहब की नजरें जो थी वो काम करना छोड़ गई। राणा साहब का तो वैसे क्या, वो तो आपको पता है ना, वो से नकवी साहब की भी एहसान मंद है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन गए, बनना चाहते तो बन सकते थे, कौन रोक सकता है। ये राणा साहब और मोहसिन नकवी के दरमियान आपस में बैठ के उनका मामला उनको रिजॉल्व कर देते। लेकिन सर क्योंकि राणा साहब की बात हो गई है और अभी आपने कहा कि हम बातचीत पर भी यकीन रखते हैं, एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि इदारा भी ये कह रहा है और राणा साहब ने भी कहा कि 9 मई की माफी मांग लें, मामलात ही हल हो जाएंगे, ये रिहाई के लिए इतना स्ट्रगल तहरीक आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जुडिशियल कमीशन बना दे, इन डेप्थ वो इवैल्यूएशन कर ले। मांगने की बात करें, किस चीज को खान साहब ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था, उन्होंने शदीद अल्फाज में उसकी कंडेमनेशन की थी। हमारी तमाम लीडरशिप, मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ एक दफा फिर उसको स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम करता हूं, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, हर बंदे ने कंडेम किया हुआ है। माफी की बात जब आती है तो फिर पहले आप गिल्टी लोगों को डिक्लेयर तो करें ना, कौन है। माफी के अंदर तो एतराफ भी होता है ना कि हमने किया है, वो जो कि हमने किया जब नहीं है, वही बात खान साहब ने किया कि मैं माफी किस चीज की मांगू। हाँ जो कुछ हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हमने उसको कंडेम किया, स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज में कंडेम किया, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप पीटीआई की जो उन्होंने की है। तो उसके बाद क्या चाहते हैं, किस चीज़ की बात? सर आखिर में तहरीक की, क्योंकि अभी हम बात करते हैं, ईद के बाद कोई तहरीक चल सकती है या कोई अलायंस होगा उसके बाद कोई तहरीक चल सकती है। एक प्लान मेरे सामने आया जिसमें ये कहा गया जी कि हम पहले सूबों के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बुलाएंगे, फिर हम विफाक में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारों को ऑन बोर्ड लेंगे, फिर हम कन्वेंशन करेंगे, फिर हम जलसे जुलूस करेंगे, फिर उसके बाद कोई हम हतमी तहरीक की बात करेंगे। तो हनूज दिल्ली दूर है। खान साहब देखिए मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, साल एक तहरीक का वेट करना पड़ेगा जेल के अंदर इस प्लान से। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। खान साहब का टाइम जो था वो इमीडिएटली आफ्टर ईद है और वो टाइम अभी तक हमारा रहता है। देखिए दूसरी बात है, एक हमने ये जाफर जब एक्सप्रेस का क्राइसिस हुआ, ट्रेजेडी हुई थी तो उसके बाद हमने कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बारे में बात की थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है इश्तियाशी कि वो सब कुछ जो फैसला होगा हतमी वो पूरे प्लेटफॉर्म से होगा, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की इनपुट के साथ। वो अब होपफुली इंशाल्लाह ताला ईद के फौरन बाद ये मीटिंग हो जाएगी, वन वे और दी अदर मीटिंग हो जाएगी और ये फैसले तमाम जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जो हमें लग रहा है कि कोई बहुत वक्त लगेगा, वो नहीं कोई डेडलाइन आप लोगों के माइंड में है, कोई टाइमलाइन? फौरन बाद, ईद के बाद आप हफ्ता 2 हफ्ते की बात कर लें, उसके अंदर ये सब कुछ होना है, हर सूरत में होना है, फैसले होने हैं। चल मेरे पास सेगमेंट का वक्त में आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। रऊफ हसन साहब नाज़रीन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बात करेंगे कि जो अपोजिशन तहरीक चलाने की बात करी है ईद के बाद, क्या वो चला पाएगी, नहीं चला पाएगी, अलायंस बनेगा, नहीं बनेगा। कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कहाँ हैं, क्यों गायब हैं, क्योंकि उसको लेकर भी हमें पता है कि बहुत सारी बातचीत हो रही है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सियासतदान है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर जैसे मैंने अभी बात कही है, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे रऊफ हसन साहब, के किस तरीके से अपोजिशन जो है वो एक तहरीक चलाने के बारे में सोच रही है ईद के बाद। तो सर अब ये है कि मुझे थोड़ा सा आप पहले अपना एनालिसिस दीजिए कि आपको लगता है कि ऑपोजिशन का कोई जो इत्तेहाद है वो बन भी पाएगा ईद के बाद के, कोई तहरीक चलेगी? क्योंकि हमें बड़ी डाइसेंटिंग आवाजें जो है वो हर जगह से सुनने को मिल रही हैं, जब जो कि दीगर सियासी जमातें हैं इस अलायंस का हिस्सा जो कि पोटेंशियली बन सकती हैं, उनको एतराज सर ये कि पीटीआई का तो एक ही एजेंडा है, वो खान साहब की रिहाई चाहते हैं, तो खाली उस एक एजेंडे में तो हम अलायंस नहीं बना सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा एक छोटे अल्फाज में एनालिसिस दे दिया है। देखें इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि ऑपोजिशन की तहरीक चलाने वाली ऑपोजिशन को शायद बेखबरी है कि तहरीक होती क्या है। हमारे यहाँ एक लंबे अरसे से तहरीक जो है वो लॉन्ग मार्च बन चुकी है, तहरीक जो है वो धरना बन चुकी है, तहरीक जो है कंटेनर बन चुकी है, या फिर फोटो ऑफ बन चुकी है।
हकीकत में सियासी तहरीकें जो पाकिस्तान में ऑर्गेनिक से, ये वो तहरीकें हैं जो चलवाई जाती थी तो उस वक्त टास्क दे दिया जाता था, फला जगह जाके धरना कर दो, उसके नतीजे में ये हो जाएगा, लॉन्ग मार्च कर दो, उसके नतीजे में। मैं चूंकि खुद विटनेस हूं इन चीजों का, तो एक गाइडेड तहरीकें चलती नहीं है माजी करीब में पाकिस्तान के अंदर। अब जो है वो नहीं चल सकती, इस वक्त तहरीक चलेगी जो सियासी तहरीक होगी। और अब उसमें आप देख लें कि ये फोटो ऑप के जरिए और एपीसी की गोली खा के बैठ जाए और फिर उसके नतीजे में कोई तहरीक चल पड़े कि ये नहीं होने का। तहरीक एक तो चल पड़ी है इस वक्त और वो चल रही है, जीटीए चला रही है, वो पब्लिक मूवमेंट है। उन्होंने पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट पब्लिक के सेंटिमेंट को एक करंट इशू से लिंक करके उसको उनके खिलाफ पिच कर दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पॉलिटिकल, और उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है, जो अगली ऑपोजिशन है वो भी सिंध में बन गई है। अब थोड़ी सी शायद पंजाब के पर्सपेक्टिव में इतनी क्लियर ना लगे, लेकिन अब उस पर्सपेक्टिव में बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि सिंध में उमरकोट की सीट के ऊपर जो पीपल्स पार्टी की वजह से खाली हुई, उसके ऊपर जो कैंडिडेट ओपन 1-to-1 कंटेस्ट हो रहा है वहां, एक पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है और दूसरा जीडीए और पीटीआई का इकट्ठा उम्मीदवार है, और ये वो उम्मीदवार है जो पिछली दफा पीटीआई की तरफ से खड़ा हुआ था। ठीक है। उसको पूरी जीडीए, मतलब वो सिंधु दरिया कैंडिडेट बन के आ गया था। ठीक है। अच्छा, अब उस जो ये मैच है, यहाँ से पीपल्स पार्टी की जो बेस है वो हिल गई है कि वो खुद ऑपोजिशन के एजेंडे के ऊपर जाके खड़ा होना चाह रही है कि जी हम वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं, और उनके जो डिसीजन है वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। एट सेम टाइम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो अपनी नर्व्स, हेल्थ और अपनी जो एक्शंस हैं उनको भी लूज कर रही है, ये उन्हें एक और मार्जिन मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो अलायंस बनना है उसका आगाज सिंध में हो चुका है। अभी वो ऊपर की तरफ किस शक्ल में ये लेके आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो ये इस्लामाबाद में बैठ के फोटो ऑप्स कर रहे हैं, लीडर और बातें कर रहे हैं, इसमें से मुझे कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो बंदा एपीसी की बात करे ना, इसका मतलब ये है कि वो आज की सियासत से नाबल्द और बेखबर है। ठीक है। हाँ, मैं उससे आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। कोई एपीसी में से, इस किस्म की एपीसीओ में से कुछ नहीं निकलता। इवन जो पीटीआई के मोस्टली इलेक्टेड लोग हैं वो तो इमरान खान साहब को सर अभी तो एपीसी नहीं, अभी तो एक सीरीज ऑफ एपीसी अनाउंस कर रहे हैं वो लोग। अगर आपने देखा हो जो प्लान उन्होंने दिया है, वो कहते हैं पहले हम हर सूबे में एपीसी करेंगे, फिर हम विफाक में सेंटर की एक पार्टीज की सबकी एपीसी करेंगे, फिर हम कुछ कन्वेंशंस करेंगे, फिर हम कुछ जलसे करेंगे, फिर हम तहरीक का ऐलान करेंगे। तो ये तो सर फिर कि ये जो पहली थी ना, सबसे पहली मीटिंग ऑफ ऑपोजिशन टुगेदरनेस एक था, वो मैंने खुद की। ये सारी बातें हैं जो वहां पर मैंने इस्लामाबाद में ये मीटिंग की थी, और इन सबको इकट्ठा बिठा के मैंने एक बात की थी कि यार इकट्ठा, और उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, उसकी कोई फोटो ऑप नहीं हुआ था, सिर्फ एक डिस्कशन हुई थी। अब इन्होंने उसी को फैशन बना लिया, बैठो फोटो बनाओ और चले जाओ जी, अगली फोटो का इंतजार करो। असल में ये है कि ये इस वक्त के हालात के साथ जो लीडरशिप है उसकी कॉम्पिटेंस जो है, पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस इस्लामाबाद में जो लीडरशिप है उसकी मौजूद नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब जेल में है इस वक्त, तो उनको बाहर लाने में तो शायद ये भी इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादातर। और फिर मुझे ये बताएं, कौन सा पीटीआई वाले खुद इंटरेस्टेड नहीं है या बाकी जमात? देखिए जी, किया तो कुछ नहीं है अभी तक। जो भी तहरीक चली है वो उन्होंने जेल से चलाई है, बाहर से तो उन्होंने कोई नहीं चलाई है लगी। तो सर ये वैसे बाहर कर क्या सकते हैं आपके ख्याल में जो नहीं कर रहे, क्योंकि ये तनकीद आजकल बहुत हो रही है उनके ऊपर, तो कोई ये भी मतलब कोई बताए ना कि वो कर क्या सकते हैं? मैं उन्हें बता देता हूँ वो क्या कर सकते हैं। मैंने उन्हें बताया वो क्या कर सकते हैं। हाँ। देखिए, बात ये है कि उन्हें अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ हो। एक गिरफ्तारी नहीं कराई पूरी पीटीआई ने। हाँ। पीटीआई ने एक गिरफ्तारी पेश नहीं की। हाँ।
पूरी पीटीआई, देखें सिंबॉलिक चीजें होती हैं सियासत के अंदर पार्टियां, जब तहरीक पीएनए की तहरीक चल रही थी, उससे पहले उसकी आरडीए, कितनी तहरीकें चली हैं, उसमें जो पार्टियां होती थी वो अपने आप को एक फ्रीक्वेंसी के साथ एक एजेंडा सेट करके उसके ऊपर अपना काम किया। अभी मुझे ये बताएं, 26वीं आईनी तरमीम करने वाला पार्टियां और अफराद वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है? हाँ। जो कोई भी 26वीं आईनी तरमीम का हामी है वो तो हुकूमत के साथ है, उसे होना भी चाहिए, जिसके नतीजे में अदालत खत्म हो गई, जिसके नतीजे में आइन खत्म हो गया, जिसके नतीजे में पीका आ गया। पीका इज द आउटकम ऑफ 26th अमेंडमेंट। तो अभी अपोजिशन को ये नहीं पता कि उन्होंने 26वीं तरमीम में हमायत की भी है या मुखालफत की है। ऐसा ही है, ऐसा ही। और तो फिर कहते हैं कि हम तहरीक, और जिन्होंने हिमायत की और वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ धोखा कर दिया गवर्नमेंट ने हिमायत लेके हमारी, अब उनके साथ अलायंस बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये बहस है। बल्कि मैंने आपकी साथ स्टेटमेंट देखी थी, आपने कहा कि ग्रैंड जो अलायंस है अपोजिशन का वो माइनस मौलाना फजल रहमान बनना चाहिए, लेकिन ये तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़े शद्दोमत से लगे हुए हैं इस बात के लिए कि मौलाना आ जाए उस अलायंस के अंदर। इसको कैसे देखते हैं? स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन गया। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो अलायंस बनना चाहिए ना अपोजिशन का, सबसे पहला एजेंडा जो उसमें होना चाहिए वो होना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम खत्म की जाए। ठीक है, ये इसके बगैर देखिए, मैं आपको बताऊं, अदालतें, अब मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की अपोजिशन को भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि हमने अगर कोई ग्रीवियंस अपने एड्रेस करवाना है तो हम कहां जाएं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग जर्नलिस्ट जो है, आपको क्या पता है कि कहां जाएंगे आप, किस अदालत में जाएंगे जहां से रिलीफ लेंगे, जहां इस वक्त अदालत जो है वो इंतजामिया के मातहत आ चुकी हुई है। इस वक्त जो अदालती फैसले हैं वो अदलिया नहीं करती, वो इंतजामिया करती है। अगर जज भी इंतजामिया लगा रही है तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर आइन तो नहीं है, आइन तो अलग अलग इनको रखता है। तो ये जो सिचुएशन है, अगर इसके खिलाफ आप तहरीक नहीं चलाते, आप मुझे बताएं जर्नलिस्टों के साथ कितने सियासतदान आके खड़े हुए हैं, वकीलों के साथ कितने सियासतदान जाके खड़े हुए हैं, एपीसी में इकट्ठे हो जाते हैं, फोटो ये आप लोगों को बुला लेते हैं, हमारी फोटो बना लो, करते क्या हो भाई? देखिए, आपकी ये जो पीका की तहरीक है, चले जर्नलिस्ट बेचारे कितना कर सकते हैं अपने सर पे, हमें पता है प्रेशर्स कितने हैं, कितना प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि भाई वेयर इज ऑपोजिशन। अपोजिशन ने चलो बेबी स्टेप्स में ही चलो, कोई जाके पत्थर ना मारो, कानून को हाथ में लेना ज्यादा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बैठ के फोटो ऑप्टिक्स हो रही हैं, इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिकली कुछ होता नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये सवाल क्या पूछूं आपसे, वैसे आप इसका मुझे जवाब देंगे, आई थिंक वो अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ, आपको इमरान खान साहब की रिहाई फिर नजर आ रही है? डू यू थिंक कि हो जाएगी एनी टाइम सून? क्योंकि प्रैक्टिकली उस रिहाई के लिए तो कोई कुछ नहीं करा, बल्कि मैंने अभी भी सवाल किया रऊफ हसन साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो वैसे ही बात को कोई और लेके जा रही है, लेकिन लगता है कि पीटीआई का सारा फोकस बस इस बात पर है कि मुलाकात हो जाए, वो मुलाकात से आगे किसी चीज के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आते। देखिए, इमरान खान साहब का बाहर आने में दो रुकावटें हैं, ठीक है। एक तो वो खुद है, उन्हें इस वक्त जितना डिविडेंड जेल में रहते हुए मिल रहा है वो बाहर आके नहीं मिल सकता। अच्छा, वहां जेल में रहते हुए कॉन्स्टेंटली उनकी क्रेडेंशियल, उनका जो रिकॉर्ड है उसमें एक ऐड हो रहा है, कंप्रोमाइज उसकी तबीयत में नहीं है, उसने करना भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक उसकी पॉपुलैरिटी गिराने की हैसियत नहीं है हुकूमती सियासतदानों में, ठीक है जी। उन्होंने अपना नैरेटिव मेंटेन किया हुआ है। इमरान खान साहब खुद वो अंदर रह के भी खुश है, और जहां तक सवाल है उनकी पार्टी का, वो तो उनके लिए तो एक डरावना ख्वाब है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ गए उनका होगा क्या। मतलब ये है कि खुद मौलाना ने कहा कि तो इन्होंने 26वीं तरमीम में मेरे साथ एग्री किया। हाँ, तो इमरान खान के हाथ वो लग गया ना जिसने एग्री किया है, तो उसको तो वो डंडे मार के बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो दोनों साइड्स को इस वक्त सूट नहीं करता और इसीलिए शायद थोड़ा सा उसके अंदर डिले भी है। सर वक्त मेरे पास महदूद है, थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब सर कहाँ हैं, कोई उसके ऊपर आपकी राय है, कोई आप समझते हैं कि वो कहाँ हैं? खुर्रम दस्तगीर साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ना वो नाराज हैं ना ही वो नासाज हैं, वो अपनी मर्जी से खामोश हैं और एक वक्त आएगा जब वो बोलेंगे। वो वक्त कब आएगा सर? वक्त अभी तक नहीं आया, मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, लेकिन वक्त नहीं आया बोलने का उनके।
मैं पहला पॉलिटिकल इंडिविजुअल हूँ जिसने ये कहा था कि बलूचिस्तान के इश्यू के ऊपर, बाद में हमारे दूसरे लोग उठा लेते, वो नहीं देते कि किसने कहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने ये कहा था कि मियां साहब को कम से कम इस वक्त बलूचिस्तान के इश्यू पे रिकंसिलिएशन के आगे आना चाहिए। हाँ। अभी और लोग भी ये बात कह रहे हैं, उनकी पार्टी भी ये बात कह रही है, मैं अभी भी समझता हूं कि उन्हें आना चाहिए, लेकिन मियां साहब इस वक्त एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड हैं। वो मौजूदा हुकूमत की पॉपुलैरिटी को ना बढ़ता हुआ देख रहे हैं। वो उनका अल्फाज है कि मैं मंजी किथे डावा, मतलब ये है कि जिस सियासत को उन्होंने बनाया, जिस पार्टी को उन्होंने पॉपुलैरिटी की महराज पे पहुंचाया, आज वो पार्टी इस पोजीशन में भी नहीं है कि किसी बल्दियाती हल्के के अंदर इलेक्शन कर सके, उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आती कि आइसोलेशन में जाके इस हार्ट बर्न के साथ क्या अचीव होगा। इसको बदलने के लिए आपको नहीं लगता उनको एक्टिव होने की जरूरत है? देखिए, उनको एक्टिव अब हो तो अपने भाई के खिलाफ हो तो अपने बच्चों के खिलाफ हो, किधर जाए? अच्छा ठीक है। हाँ, मतलब देखिए ना, एक्टिव हो के या तो कोई एक्टिव रोल उनकी फैमिली ने, उनके इक्तदार में लाए हुए लोगों ने अख्तियार किया हो, वो तो सारे मिल के जो है मियां नवाज शरीफ की वोट की इज्जत की ऐसी तैसी फेरने पे लगे। तो अगर पूरा खानदान ही किसी के पीछे पड़ जाए तो बाबा बेचारा क्या करे? तो मतलब ये कि फिर मियां साहब आप कुछ अरसा खामोश ही रहेंगे, आपका एनालिसिस ये कहता है? नहीं चाहता कि वो खामोश रहे। मियां साहब को चाहिए कि वो इससे पहले कि मुल्क इम्प्लोड हो जाए, वो इम्प्लोड कर जाए, मतलब बोल पड़े। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।